नमस्कार, कानून की बात प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन के दौर में दुनिया आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे साइबर हमलों का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। हम बात करें हमारे देश की, तो हमारे देश में लगातार हम देख रहे हैं इंटरनेट उपभोक्ता बढ़ रहे हैं। दुनिया में चीन के बाद अगर इंटरनेट उपभोक्ता कहीं हैं तो वो भारत में, यानी भारत का स्थान दूसरे नंबर पर आता है। भारत की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ की डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। एक तरफ इंटरनेट उपभोक्ता बढ़ रहे हैं, भारत में लगभग सभी विभाग और सभी क्षेत्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी निर्भरता बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि साइबर सुरक्षा की चिंताएं भी लगातार बढ़ रही हैं। हम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ML यानी मशीन लर्निंग के दौर में हैं, जहां पर हम अगर ये कहें कि भारत ही नहीं, दुनिया के लगभग सभी देश डिजिटल खतरों के युग में प्रवेश कर चुके हैं। जब ऐसे समय की बात हो तो खासकर हमारे देश में साइबर सुरक्षा को लेकर किस तरह के कानूनी प्रावधान हैं, किस तरह के उपाय किए जा रहे हैं, इनको जानना और समझना हर नागरिक की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे सूचना प्रौद्योगिकी कानून और साइबर सुरक्षा की। किस तरह से आप इस कानून को समझें, साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूक कैसे रहें, इस विषय पर विस्तार से हम आज चर्चा करेंगे। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी जी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट जयपुर। चंद्र प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं आपसे साइबर क्राइम पर बात शुरू करूं उससे पहले मैं एक डेटा हमारे दर्शकों के साथ भी शेयर करना चाहूंगी और आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगी कि NCRB का ये डेटा है, जिसकी रिपोर्ट साइबर क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022 ये कहती है कि भारत में साइबर क्राइम रिपोर्टिंग के मामले इंक्रीज हुए हैं और ये परसेंटेज है 24.4%। और इसमें भी अगर हम 2021 में जो साइबर क्राइम के मामले थे वो दर्ज हुए हैं 52,974 और 22 में ये बढ़कर हो गए हैं 65,893। दूसरा, साइबर फ्रॉड के मामले हैं 64.8%, एक्सटोर्शन के हैं 5.5% और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के हैं 5.2%। और अगर क्राइम रेट की बात करें तो 2022 में ये बढ़कर हो गई है 4.8%, जो कि 21 में 3.9% थी। आंकड़े अपने आप में बयां करते हैं कि साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ इसकी जागरूकता भी बढ़ रही है। तो सबसे पहले हमारे दर्शक कैसे समझें कि साइबर सुरक्षा क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को हम जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। जिस तरीके से डिजिटल रीच बढ़ रही है और प्रत्येक काम जो है वो डिजिटल के माध्यम से ही हो रहा है, डिजिटल गैजेट्स यूज हो रहे हैं उसमें, तो स्वाभाविक है कि इससे संबंधित जो क्राइम है उसके भी अटैक होना लाजमी है। और इसी परिप्रेक्ष्य में अपना जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया, उसके बाद में 2008 में बहुत आमूलचूल परिवर्तन करके उसमें अमेंडमेंट किए गए। लगातार जो रूल्स हैं, IT एक्ट के रूल्स हैं, उनमें परिवर्तन आया। 2021 में जो रूल्स आए हैं वो बहुत ही बेहतर रूल हैं, जिसमें सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया एथिकल कोड के बारे में बताया गया है। यदि आम जनता उनके बारे में अवेयर होकर उसी के अनुरूप कोई कार्रवाई करे और उसी का अनुसरण करे तो काफ़ी हद तक इस जो साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड का जो अभी चल रहा है उसको बहुत अच्छे तरीके से वो डिफेंड कर सकते हैं जी। और इस कानून की बहुत ही मतलब कहने का मतलब ये कि साइबर सुरक्षा के लिए जागरूकता पहले जानना जरूरी है, क्योंकि कानून भी मौजूद है, कानूनी प्रावधानों को समझना जरूरी है और कानूनी दायरे में ही जो नेटवर्क है, इंटरनेट है, उसका इस्तेमाल करना है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने जी। क्राइम होने के बाद में उसके लिए जो रेमेडीज है वो बहुत कम है। बेहतर यह हो कि अवेयर होके उनके बारे में उस क्राइम को रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए। उसके लिए जागरूकता ही एक चीज़ है जो बिल्कुल बेसिक एजुकेशन में जो बच्चे हैं प्ले ग्रुप से लेके नर्सरी और छोटी जो प्राइमरी क्लासेज हैं वहाँ से इनको साइबर और डिजिटल जो अवेयरनेस है उसके बारे में ज्ञान और नॉलेज दिए जाने की आवश्यकता है जी। मैं एक बात यहाँ पर जानना चाहूँगी, अनलॉफुल कंटेंट की हम बात करते हैं, जब भी साइबर सुरक्षा की बात आती है तो हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा विस्तार से समझा दीजिए कि अनलॉफुल कंटेंट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि अनलॉफुल क्या है जी। मतलब कानून एक कॉमन सेंस है, जो अपन कॉमन सेंस से समझते हैं कि नैतिक दृष्टि से गलत है या जो चीज़ गलत है वो कानूनी दृष्टि से भी कहीं ना कहीं गलत होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि कौन से सेक्शन में वो चीज़ कवर होती है। तो जो नैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके अनुसार अपन समझते हैं कि वो गलत होना चाहिए, वही कानून में कहीं ना कहीं कोडिफाइड किया गया है और उसको एक अपराध माना गया है। तो उस चीज़ से बचने के लिए ज़रूरी है
कि इस तरह का कोई भी कंटेंट या कोई भी एक्टिविटी समाज में घटित होती है तो उसके लिए लोग मना करते हैं कि आप इस तरह की एक्टिविटी नहीं करें। तो सोशल मीडिया पे, इंटरनेट के जो पूरा डोमेन है, उन पर जो भी इलीगल कंटेंट, हेट स्पीच से रिलेटेड कंटेंट या पॉर्न मटेरियल पड़ा हुआ है, उसकी एब्यूज रिपोर्टिंग की जाए। एब्यूज रिपोर्टिंग का सिस्टम प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर डिफाइन किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। हमें उस चीज़ के बारे में जागरूक नहीं है और कहीं पुलिस के पास में या साइबर प्लेटफॉर्म पे जाने की या कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है। जिस प्लेटफॉर्म पर जो मटेरियल पड़ा हुआ है और वहां पर अगर इलीगल है तो उस पर रिपोर्टिंग का एक सिस्टम है, एब्यूज रिपोर्टिंग जिसको बोलते हैं। क्या गलत है उसके अपने कमेंट्स के साथ में आप सबमिट कर सकते हैं रिपोर्ट, और उस इंटरमीडियरी या सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। 2021 के जो आईटी रूल्स में उनको पाबंद किया गया है कि वो जिम्मेदार हैं अगर किसी ने एब्यूज रिपोर्टिंग की है और उस पर एक्शन नहीं लिया गया, विद इन द 36 आवर्स उनको वो कंटेंट रिमूव करना पड़ेगा। बहुत ही अहम जानकारी आप दे रहे हैं। हम दर्शकों को इस कंटेंट को थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देते हैं। देखिए, बहुत ही अहम चंद्र प्रकाश जी ने बताया है कि जो अनलॉफुल कंटेंट है उसका आप सोशल मीडिया पर किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको थोड़ा सा सरल भाषा में अगर आप समझना चाहें तो जो हमारी देश की संप्रभुता और हमारी अखंडता को चोट पहुंचाने वाला कोई भी ऐसा कंटेंट है वो आप सोशल मीडिया पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा, हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी कंटेंट है वो कभी भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा, जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं जिन कंट्रीज के साथ, उनके खिलाफ भी आप किसी तरह का पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जो भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए वहां पर कोई कंटेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा जो कम्युनल हार्मनी है, यानी हमारे देश में जो सांप्रदायिक भाईचारा बनाने वाली जो एक सिद्धांत है हमारे भारत का, उसको चोट पहुंचाने वाला कंटेंट भी आप सोशल मीडिया पर नहीं लाएंगे। और सबसे अहम जो इन्होंने कहा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का कोई भी मटीरियल है तो उसका इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे, ना ही उसे ब्राउज करेंगे। तो ये अनलॉफुल कंटेंट है। चंद्र प्रकाश जी, एक और बात जानना चाहूंगी। अनलॉफुल कंटेंट तो हमने समझ लिया, लोग क्या होता है, कानून तो बन जाते हैं लेकिन कानूनी सजा के बारे में अवेयरनेस नहीं है, इसलिए कानून का उल्लंघन भी बहुत आसानी से हो जाता है। तो आईटी एक्ट के तहत अगर कोई उल्लंघन करता है, जितने भी रूल्स बने हुए हैं उनका, तो सजा के प्रावधान क्या क्या है? आईटी एक्ट सेक्शन 43 उसमें बहुत ही बेहतर तरीके से डिफाइन किया गया है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ जो इंटरनेट पे हैं या कंप्यूटर प्रणाली के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे या उसमें इंट्रूजन करेंगे या इलीगल कंटेंट डालेंगे तो वो डिफाइन किया गया, ये प्रोहिबिटेड है। और उनके लिए जो ऑफेंस है वो सेक्शन 66 से लेके आगे तक के 67, 69, 70 ये सारे जो सेक्शन हैं इनमें आईटी एक्ट में ये बिल्कुल डिफाइन किया गया है। उनमें सजा के अलग अलग प्रावधान है और 3 साल से लेके और 7 साल तक की सजा है, कई मामलों में 7 साल से भी ज़्यादा सजा है। हाँ, आईटी एक्ट में सजा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो सजा है वो क्रिमिनल केस को मेड आउट करने के लिए और चार्जशीट करने के लिए बेहतर है और वो मतलब पर्याप्त होते हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। जो भी एथिकल गाइडलाइंस बनी हुई है उनका अपन वायोलेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो लॉ में प्रोहिबिटेड है और उसके लिए कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पुलिस एफआईआर रजिस्टर करके और उनके खिलाफ चार्जशीट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल विभिन्न मामलों में इस तरह की गाइडलाइंस है, निर्देश हैं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आगे चलकर इनिशिएट करेगी इस तरह की कार्रवाई। वो इंतजार नहीं करेगी एफआईआर के लिए कि कोई शिकायत कर रहा है तभी पुलिस उसमें कार्रवाई करे। पुलिस को हमने हमारा जयपुर कमिश्नरेट की हमारी जो पुलिस टीम है, साइबर पेट्रोलिंग यूनिट बनाई गई है कमिश्नर सर के आदेश से, निर्देश से, और वो हम उसकी क्रॉलिंग करते रहते हैं सोशल मीडिया पे और कोई भी इलीगल कंटेंट मिलता है तो उसकी एब्यूज रिपोर्टिंग करते हैं, उस कंटेंट को हम टेक डाउन करवाते हैं। अपना एमएचए का जो सहयोग पोर्टल है उसके माध्यम से टेक डाउन करते हैं। और जो व्यक्ति कमिश्नरेट के क्षेत्र अधिकार में रहता है और इस तरह के कोई भी एक्टिविटी करता है तो उनके खिलाफ हम एफआईआर भी दर्ज करके उनके खिलाफ चार्जशीट करते हैं और इस तरह के कई केसेस। चंद्र प्रकाश जी, जो बात आप बता रहे हैं, एक तो ये कि साइबर क्राइम की कैटेगरीज बहुत सारी हैं, तो अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग सेक्शंस है और अलग अलग सजा के प्रावधान है। मैं दो बहुत ही अहम चीजें जानना चाहूंगी। सबसे पहले चाइल्ड पोर्नोग्राफी की हम बात करेंगे, जिसका कि इतना ज्यादा मिसयूज है और बहुत ज्यादा उसका मिसयूज होता है और सजा के प्रावधान भी कड़े हो गए हैं। बीएनएस में भी उसको इंक्लूड किया गया है। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड जो मटेरियल है उस पर किस तरह की कड़ी कार्रवाई होती है वो मैं जानना चाहूंगी। सेक्शन 67 और 67A आईटी एक्ट, पोर्नोग्राफी और चाइल्ड पोर्नोग्राफी और इनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, इसके अलावा पोक्सो एक्ट भी लगेगा यदि जो सब्जेक्ट है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो गई है तो वो पोक्सो एक्ट भी लगेगा और बहुत सारे एक्ट हैं उनके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं। हमारी जो साइबर पेट्रोलिंग यूनिट है, इवन जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है, आप मेटा की बात करेंगे तो व्हाट्सएप, इंस्टा एंड फेसबुक, इन तीनों पर कोई भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कोई भी मटेरियल यदि गलती से भी
किसी ने फॉरवर्ड कर दिया है, अपलोड कर दिया या शेयर कर दिया है, तो व्हाट्सएप पे या किया है सर्च भी तो कर लिया। इंस्टाग्राम एंड आपका फेसबुक, ये तीनों आईडी एक साथ बैन हो जाएगी। जी। कई हमारे पास ऐसे केस आ जाए और बहुत इनोसेंटली हमारे पास विक्टिम बन के आते हैं कि हमारा व्हाट्सएप हैक हो गया है, बैन हो गया है, इंस्टाग्राम बैन हो गया है। तो हमें पता है यहाँ तो कोई न कोई कमर्शियल एक्टिविटी की है इनके साथ में, अदरवाइज पॉर्न मटेरियल, वो भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है, तो वो शेयर किया होगा। हम जब उनकी IPDR वगैरह चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, तो चीज वेरीफाई हो जाती है, इवन हम उनके खिलाफ FIR करके उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। बहुत ही अहम जानकारी चंद्र प्रकाश जी ने दी। आपको एक बार फिर से इसको रिमाइंड करा दें, जो सेक्शन 67 और 67A है IT एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग इस तरह की जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से जुड़ा हुआ कोई भी मटेरियल है, उसको न सिर्फ आप ब्राउज करेंगे, ना पब्लिकेशन हो सकता है, ना डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है उसका, एंड इवन आप डाउनलोड कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं या फिर आप ब्राउज कर रहे हैं, सर्च भी कर रहे हैं इस तरह का कंटेंट, तो भी वो इलीगल माना गया है। तो कानून बहुत कड़ा है, थोड़ी सी जानकारी रखना बेहद जरूरी है। चंद्र प्रकाश जी, अब मैं आती हूं उस मैटर पर जो सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं मामले साइबर फ्रॉड के, जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड है और भी बहुत सी कैटेगरीज हैं फ्रॉड्स की। तो इनको कैसे समझे, क्योंकि आम नागरिक जो टर्म है इस तरह के साइबर क्राइम की, उन टर्म से भी वो फैमिलियर नहीं है, नई नई टर्म इजाद हो गई हैं। तो साइबर फ्रॉड को थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे। साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड है, उसमें बेसिकली जो अपन धोखाधड़ी कहते हैं, 420 IPC से जो कवर होता था, अब BNS आ गया है, कानून चेंज हो गया अपना। तो वो जो फ्रॉड केसेस हैं वो IT एक्ट में तो उसमें पर्टिकुलर कवर नहीं होता है जी। लेकिन चूंकि पूरा कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से ये फ्रॉड हो रहा है, उसमें क्रिप्टो इन्वॉल्व हो जाती है, क्रॉस बॉर्डर जो एलिमेंट्स हैं वो इसको इनिशिएट करते हैं और इंडियंस को टारगेट बनाते हैं। तो इंडियन सिटीजन्स को टारगेट करते हैं, उनको जॉब के नाम से इंडिया से बाहर बुला लेते हैं, स्कैम कंपाउंड में उनको कैद कर लेते हैं, उनके माध्यम से म्यूल अकाउंट्स को हायर किया जाता है और इन्वेस्टर जिन लोगों के पास पैसा है उनसे उन म्यूल अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन करके इन्वेस्टमेंट कराया जाता है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि तीनों एलिमेंट इंडिया के हैं। एक फ्रॉड करने वाला है, वो इंडिया का है, वो खुद झांसे में जाके ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार है, कहीं न कहीं स्कैम कंपाउंड में फंसा हुआ है इंडिया से बाहर, किसी ऐसी कंट्री में जिसके साथ में इंडिया का म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी नहीं है। म्यूल अकाउंट बेसिकली फेक अकाउंट खोला जाना संभव नहीं है। अपन इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में जो बैंकिंग सिस्टम है, RBI की गाइडलाइन के तहत इतना मजबूत संगठन है, सिस्टम है, जिसमें कोई भी फेक अकाउंट खोल ही नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन अकाउंट की KYC सही है और उस अकाउंट को लालच में देके, झांसे में देके किसी न किसी तरीके से वो अकाउंट यदि ले लिया जाता है, उसकी एक्सेस ले ली जाती है और उसमें इलीगल ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उनको म्यूल अकाउंट बोलते हैं। यहाँ तो अभी वर्तमान में रोकना चाहूंगी कि म्यूल अकाउंट बन कैसे जाते हैं, मतलब आम आदमी कैसे सतर्क रहे कि म्यूल अकाउंट में कन्वर्ट ना हो जाए उसका। हाँ, आम आदमी को सतर्क ये रहने की जरूरत है कि मेरा अकाउंट खरीद कर मुझे किसी और को देना है, तो मैं इन्वाइट कर रहा हूँ, मेरे लिए कोई न कोई लीगल एक्शन मेरे खिलाफ होगा। मैं मेरा अकाउंट मेरे खुद के पर्सनल यूज के लिए, जो डिजिटल आजकल करेंसी या डिजिटल जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके लिए है वो अकाउंट। ऐसा नहीं है कि मैं अकाउंट खरीद के और किसी और को बेच रहा हूँ। जब मैं उसकी एक्सेस किसी और को दे रहा हूँ, चाहे OTP के माध्यम से या जो क्रेडेंशियल्स हैं, यूजर ID, पासवर्ड वगैरह, या उनके माध्यम से मैं किसी को दे रहा हूँ, तो मैं कोई न कोई प्रॉब्लम या लीगल एक्शन मेरे खिलाफ इन्वाइट कर रहा हूँ। और उसमें कोई भी चीज़ दूसरे की होती है तो उसको किस तरीके से मिसयूज़ किए जाने की संभावना है, तो इलीगल ट्रांजैक्शंस भी होंगे, क्राइम का पैसा क्रिप्टो में कन्वर्ट कराया जाएगा, म्यूल अकाउंट के माध्यम से क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं उनको टारगेट किया जाता है, उनसे क्रिप्टो करेंसी है वो उनके वॉलेट, जो क्रॉस बॉर्डर जो लोग बैठे हुए हैं वो अपने वॉलेट में ले लेते हैं और ट्रांजैक्शंस इंडियंस में कर देते हैं। तो देखने वाली बात है कि जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, वो इंडिया के लोग हैं, बाहर फंसे हुए हैं किसी कंट्री में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हैं। जिन लोगों के अकाउंट यूज हो रहे हैं वो इंडियन लोग हैं, जबकि उनका कोई इतना रोल नहीं है, लालच में या किसी अज्ञानता की वजह से उन्होंने अपना अकाउंट दे दिया। तीसरे वो लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉफिट देकर, प्रॉफिट भी जो RBI की जो अपनी इंटरेस्ट रेट है उससे कई गुना ज्यादा के झांसे में आकर और अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो ये तीनों लोग हैं, वो विक्टिम है, लेकिन वो आपस में लड़ते रहते हैं एक दूसरे के खिलाफ लीगल रेमेडीज के लिए, FIR के लिए। बहुत बड़ा नेटवर्क है, हम ये समझ सकते हैं कि साइबर फ्रॉड का एक ऐसा गहरा और बड़ा जाल है जिसमें आम आदमी फंस जाता है दो चीजों के कारण। एक तो अज्ञानता, जो कानूनी जागरूकता या डिजिटल लिटरेसी नहीं है, या फिर दूसरा लालच, जैसा आपने कहा कि वो ज्यादा मनी कहीं मिलेगी तो वो लालच कहीं ना कहीं उस चीज में उन्हें फंसा देता है। बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें एक तो लालच बिल्कुल और एक अज्ञानता, दोनों चीजें। तीसरा है
मैं इसको निकम्मापन तो नहीं कहूँगा कि मेरा विक्टिम जो मेरे पास आता है उसको मेरे को ये निकम्मापन है। निकम्मापन बिल्कुल, स्क्रीन टाइम उनका ज़्यादा है, उनके पास कोई काम नहीं है, तो वो इस तरह की ऑनलाइन चीज़ें सर्च करना और उसी चीज़ को टारगेट करते हैं। जो क्रॉस बॉर्डर जो एलिमेंट्स बैठे हैं, साइबर फ्रॉडर्स बैठे हैं, उसी चीज़ को टारगेट करते हैं कि इंडिया में स्क्रीन टाइम लोगों का बहुत ज़्यादा है। इंडिया में 89 करोड़ लोग, एक इससे भी ज़्यादा फिगर होगा कि लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं कहीं न कहीं तरीके से। तो ये इंस्टीट्यूशनल शेयर ट्रेडिंग एंड IPO अलॉटमेंट नामक जो अभी फ्रॉड चल रहा है, बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। डिजिटल अरेस्ट उसके सामने कुछ भी नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा पैसा इंस्टीट्यूशनल शेयर ट्रेडिंग एंड IPO अलॉटमेंट के नाम में कि आप शेयर ट्रेडिंग नहीं जानते, हम आपको सिखाएंगे। और ऐसे ऐसे इंडिया का पहला जो नोटेबल केस है जो 22 दिसंबर 2023 को हमने हमारे पुलिस स्टेशन में दर्ज किया, तो हमारे लिए एक बहुत नया केस था और बहुत ही जाने माने डॉक्टर है जयपुर के, उन्होंने कभी 90 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहूँगा आम जनता को कि 90 लाख इन्वेस्टमेंट, हमने FIR दर्ज करी। 15 दिन तक वो हमारे पास नहीं आए और हम उनको कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो IPO अलॉटमेंट 5 तारीख की जो डेट थी लिस्टिंग की, उसका इंतजार कर रहे थे। 5 तारीख को जब उनको पता चला कि वास्तव में फ्रॉड हो गया, तो फिर दोबारा आए कि मैं 1.5 करोड़ रुपए और इन्वेस्टमेंट कर चुके थे। तो 90 लाख से FIR दर्ज हुई और 15 दिन में 1.5 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट किया। और जाने माने डॉक्टर हैं, वो शेयर ट्रेडिंग के बारे में भी जानते थे, उन्होंने बाकायदा अपने एग्जाम दिए हैं कि इंस्टीट्यूशनल शेयर ट्रेडिंग कैसे करनी है, उन्होंने सीखा है और फिर बावजूद इसके फ्रॉड का वो शिकार हो गए। बिल्कुल इसके शिकार हो गए, हालांकि उसमें हमने रिकवरी भी करी, 1.5-2 करोड़ की रिकवरी। एक चीज आपने बीच में बोला कि डिजिटल अरेस्ट इसके सामने कुछ नहीं है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट के मामले भी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। साइबर फ्रॉड में फाइनेंशियल फ्रॉड तो सबसे ज्यादा हो ही रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट में भी आम लोग फंस जाते हैं। चाहे वीडियो कॉल को अटेंड कर लिया या किसी तरह का लिंक आ गया तो उस पर क्लिक करके वो अरेस्ट हो रहे हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, इसको कैसे हमारे आम आदमी जागरूक हो सकता है? इंडियन जस्टिस सिस्टम में या इंडियन पॉलिटिकल डोमेन में जो चीज़ें चल रही है, क्रॉस बॉर्डर जो एलिमेंट्स है, जो इंडिया की इकोनॉमी को टारगेट कर रहे हैं, इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को डैमेज करना चाह रहे हैं, उनकी नज़र उसी पे रहती है। नो डाउट जब 2023 में इसकी लोक सूचना के माध्यम से नया जो कानून आया है अपना BNSS BSA जो क्रिमिनल 2023 में जो है, जब इसको लोक सूचना के लिए पब्लिकली इसको रिव्यूज़ के लिए डाला गया कि भाई इसमें आप अपने सजेशन दीजिए, तो क्रॉस बॉर्डर जो एलिमेंट्स बैठे हुए थे उन्होंने उनको स्टडी किया और इसमें एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन का एक कंसेप्ट आया था कि नोटिस, सम्मान, वारंट वगैरह ऑनलाइन भी उसको एग्जीक्यूट किया जा सकेगा, सम्मान है वो ऑनलाइन भी किया जा सकेगा। वो अपने देश में कानून लागू होना, प्रैक्टिस में आना, ये तो बहुत बाद की बात है। इससे पहले डिजिटल अरेस्ट जो स्कैम था, उनमें उन लोगों ने ऑनलाइन नोटिस भेजना, ऑनलाइन अरेस्ट वारंट भेजना, इवन ऑनलाइन अरेस्ट करके डिजिटल अरेस्ट का एक कंसेप्ट इजाद कर दिया और बहुत लोगों का एक्सटॉर्शन हुआ। ईडी के नाम से, CBI के नाम से, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के नाम से लोगों को बहुत ही जयपुर के ही एक रिटायर IPS ऑफिसर, उनके साथ में भी करीब 2-2.25 करोड़ का फ्रॉड हुआ। अभी यूपी के एक रिटायर IPS ऑफिसर जिनके साथ 4 करोड़ का फ्रॉड हो चुका है और उनकी काउंसलिंग चल रही है। मैं खुद उनकी काउंसलिंग कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक वो मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी कि आखिर ऐसा हो क्यों जाता है? आम आदमी जागरूक रहने के लिए क्या करे, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट का मामला हो या फाइनेंशियल फ्रॉड का मामला, वो 2-4 स्टेप्स कौन से हैं जो जानने जरूरी है हर व्यक्ति? डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई कंसेप्ट, लीगल कंसेप्ट नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरा, डिजिटली कोई भी सम्मान वारंट भेजा जा सकता है, लेकिन डिजिटली अरेस्ट नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन का जो संसूचना का जो नया कंसेप्ट आया है, बिल्कुल वो लीगल है, लेकिन ऑनलाइन डिजिटली अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अरेस्ट करने के लिए पुलिस कोई, और उसके लिए रेमेडी है, कोई भी नोटिस पुलिस 7 साल उससे कम की जितने भी प्रावधान है IT एक्ट में या साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में, कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसमें 7 साल से अधिक की सजा हो, उसमें डायरेक्ट पुलिस अरेस्ट भी नहीं कर सकती। तो जैसे ही नोटिस आता है तो उनके पास में रेमेडी है, वो कोर्ट में जा सकता है, पुलिस अधिकारी के सामने अपना जस्टिफिकेशन दे सकता है। और दूसरा, डरने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल, ये डिजिटल अरेस्ट के जितने भी केसेज हैं, जितने भी मामले हैं, वो इस तरीके से मैच्योर होते हैं कि जो उसमें सब्जेक्ट होता है, कहीं ना कहीं उसकी जो इलीगल एक्टिविटीज होती है उनको वो टारगेट करते हैं। तो वो इलीगल एक्टिविटीज उनकी कहाँ पता चलती है, उनके बारे में आइडेंटिटी डिस्क्लोज कहाँ होता है, फैमिली मेंबर्स के बारे में कहाँ जानकारी मिलती है? किसी ने सोशल मीडिया पे सारी इंफॉर्मेशन अपने दे रखी होती है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, जयपुर के ही 3 लड़के, बिल्कुल टीनेजर बच्चे, कश्मीर घूमने के लिए जाते हैं।
जम्मू से आगे निकलते ही अपनी थार गाड़ी के माध्यम से वो कुछ लोकेशन है इंस्टाग्राम पे वो शेयर करते हैं और वहीं से उनको इंस्टाग्राम पे कॉल आता है और उनको डराया जाता है कि आपने ये इलीगल एक्टिविटी की है, होटल में आपने किसी लड़की के साथ में गैंग रेप किया है और इसके माध्यम से उनको डराया जाता है। तो वो अपने मोबाइल फोन वगैरह और जो भी सोशल मीडिया गैजेट्स है वो सारा बंद कर देते हैं। उसके बाद में उसी इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से उनके एक परिजन को जो कि जयपुर बेस्ड है उनको फोन किया जाता है कि आपके बच्चों को हमने अरेस्ट कर लिया है और इन्होंने गैंग रेप किया है और इनके खिलाफ आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो इनको हम नहीं छोड़ेंगे। तो वो लोग घबरा गए और संयोग से वो मेरे जान पहचान के थे, उन्होंने फोन किया तो हमने पैसे नहीं देने दिए। 3 घंटे बाद में उन लड़कों ने। चंद्र प्रकाश जी, इस एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं, हमारे दर्शक ये समझ लें कि आप अपनी लोकेशन तो कम से कम कहीं भी शेयर ना करें, सोशल मीडिया पर तो ना करें क्योंकि वहां से ट्रैक किया जा सकता है। और दूसरा, घूमने जा रहे हैं तो दुनिया को बताने की क्या जरूरत है आप कहाँ हैं, किस होटल में, किस लोकेशन पे हैं। आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो खुद लीजिए। आप खुद ही अपनी सुरक्षा के लिए लोगों को अपनी जानकारी देंगे तो फिर सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। एक और बात, जो साइबर टेररिज्म का आजकल हम देख रहे हैं, संक्षेप में मैं जानूंगी क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और जानकारियां इतनी सारी हैं जिनको हमें सम अप भी करना है। साइबर टेररिज्म से कैसे अवेयर रहे हमारे आम नागरिक, और दूसरा फिर मैं साइबर हाइजीन पे आना चाहूंगी। साइबर टेररिज्म से वैसे आम जनता का कोई सरोकार नहीं है। साइबर टेररिज्म एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है और साइबर टेररिज्म की कोई कंसेप्ट या कोई भी FIR या केस अभी तक ऐसा दर्ज हुआ हो, संज्ञान में नहीं आया। वो अपनी जो इंडिया की जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रणालियां हैं उनको टारगेट करके और उनको हैक करके और उनको डिएस्टेब्लिश कर दिया जाता है, उनको नष्ट कर दिया जाता है, तो वो साइबर टेररिज्म आता है। तो इससे डरने की साइबर टेररिज्म की बजाय साइबर हाइजीन है, इसके लिए मैं बिल्कुल बात करना चाहूँगा। एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते प्रत्येक आमजन का ये एक बिल्कुल कर्तव्य बनता है कि जो भी हाइजीन के खिलाफ कोई भी कंटेंट, हेट स्पीच से रिलेटेड है या कोई इलीगल कंटेंट है, पॉर्न मटेरियल पड़ा हुआ, उसकी एब्यूज रिपोर्टिंग करें और उसको किसी को डिफेम करने वाला मटेरियल है तो उसकी एब्यूज रिपोर्टिंग करने का उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक बहुत ही बेहतर एक सिस्टम दिया होता है, उस पर अडॉप्ट करें। उसके बाद में NCRP पोर्टल का जो cybercrime.gov.in है वहाँ पे रिपोर्टिंग की जा सकती है। और इसके अलावा जो भी स्टेट है उसका एक ऐप होता है, जैसे राजस्थान का जो राजकॉप सिटीजन ऐप है उनके माध्यम से भी वो लिंक्स मिल जाएंगे। और संचार साथी जो ऐप है उसमें भी उसका जो चक्षु प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी अपन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और मैं ये कहूँगा आमजन, राजस्थान के जो भी नागरिक हैं वो राजकॉप सिटीजन ऐप, दूसरा संचार साथी जो DOIT का ऐप है, ये जरूर डाउनलोड करें और इनके माध्यम से आप बहुत सारे साइबर क्राइम से बच सकते हैं और अपने साथियों को, लोगों को बचा सकते हैं। मैं चंद्र प्रकाश जी आपसे मैं बात करूंगी डूज एंड डोंट्स के, उससे पहले साइबर हाइजीन से जुड़े कुछ पॉइंट्स आपको रिमाइंड कराना चाहूंगे हमारे दर्शकों को। एक तो कोई भी ऐसा सस्पिशियस जो लिंक है उसको क्लिक नहीं करना है, किसी भी तरह का लिंक, चाहे वो आपके मैसेज में आ रहा है चाहे आप सोशल मीडिया पर हैं, उसको क्लिक नहीं करें। दूसरा, अपने वेब कैम्स को, क्योंकि टीनेजर्स भी बहुत सारे कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, तो वेब कैम्स को आप कवर करके रखें तो डिजिटल अरेस्ट जैसा जो एक हवा बन जाता है वो स्थिति नहीं होगी। दूसरा, अपना ब्राउज सेटिंग्स जो हैं वो जरूर सेट करके रखें, सिक्योर करके रखें और अपने आप को अपडेट रखें। जैसे आप खुद की सुरक्षा करते हैं वैसे ही अपने डिजिटल लाइफ की सुरक्षा करना भी आपकी जिम्मेदारी है। डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए साइबर सुरक्षा से जुड़े हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं, और डिजिटल लिटरेसी कितनी ज्यादा जरूरी है? डिजिटल लिटरेसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत ही छोटी क्लासेस से शुरू कर देनी चाहिए, बजाय कि जो साइबर क्राइम से रिलेटेड या IT से रिलेटेड जो कोर्सेज करते हैं या डिग्रीज और डिप्लोमा में जो एडमिशन लेते हैं उनको तो जानकारी होती है, बजाय इसके जो छोटे बच्चे हैं वहीं से, क्योंकि अपने इंडियन कल्चर में क्या है, हर चीज़ को शेयर करने की शुरू से ही ये सिखाया जाता है कि सब बांट कर खाना चाहिए, बांट कर मिलना चाहिए, टिफ़िन को शेयर करना चाहिए। तो लेकिन क्या चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए? ये भी तो OTP शेयर नहीं करना है, अपनी पर्सनल यूज़र ID, पासवर्ड और जो क्रेडेंशियल्स है बैंकिंग, ये उसको शेयर नहीं करना है। दूसरा, आज मैं ये कहूँगा कि OTP किसी को न बताएं, ये बहुत पुराना कंसेप्ट हो गया है। जामतारा से रिलेटेड जो स्कैम होते हैं, इम्पर्सोनेशन से रिलेटेड जितने भी स्कैम होते हैं, उसमें बैंक की तरफ से कॉल आता है और ये कहा जाता है कि आप OTP किसी को शेयर नहीं करेंगे, आपके OTP आएगा वो आपको नहीं बताना है। तो जो विक्टिम है वो और कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वास्तव में ये बैंक वाले हैं और हमें ये इन्फॉर्म कर रहे हैं। उससे पहले वे क्या कर चुके होते हैं, एक email to SMS to email एक ऐप है,
वो बहुत ही जेन्युइन ऐप है। वो इसलिए है कि परिवार के जो सदस्य जो नहीं जानते हैं उनकी सुरक्षा के लिए है कि उनके साथ में फ्रॉड नहीं हो। तो SMS 2 ऐप है कि परिवार का एक युवा सदस्य उनके OTP की एक्सेस अपने पास में रखे ताकि साइबर फ्रॉड नहीं हुए। तो क्रिमिनल्स हैं उनको नहीं वो ऐप डाउनलोड करवा के, जब OTP ऑलरेडी उनके पास में है तो उनको OTP की आवश्यकता नहीं। इसी तरीके से स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स हैं जी। और टीम व्यूवर है, स्क्रीन जो शेयरिंग ऐप है उनके माध्यम से स्क्रीन को शेयर कर लेते हैं। सिंपल, कोई हैकिंग नहीं होती है। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम या किसी भी मोबाइल को हैक करके साइबर क्राइम हुआ हो, पिछले 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा मेरे सामने कोई केस नहीं आया। हाँ, जेन्युइन ऐप के माध्यम से या किसी APK जो फॉर्मेट की जो ऐप्स हैं उनके माध्यम से स्क्रीन शेयरिंग की गई और उसके बाद में उनके साथ में साइबर फ्रॉड हुआ हो, ये चीजें हो रही है। एक और बात मैं जानना चाहूंगी, हमारे संविधान के आर्टिकल 21 के तहत निजता का अधिकार भी हमें दिया गया है और DPDP एक्ट भी अभी आ गया है। तो हमारे दर्शकों को क्या व्यक्तिगत डेटा के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू DPDP? बिल्कुल, व्यक्तिगत डेटा जो आपका दूसरे जो इंटरमीडियरीज के पास में है उनके बारे में जो शेयर कर दिया उसके बारे में बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत सरकार भारतीय संविधान के अनुरूप प्राइवेसी का जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए समर्पित है। और कोई भी और इंटरमीडियरी को बाध्य किया गया है कि वो किसी भी प्रकार के डेटा को ब्रीच नहीं करेंगे। डेटा ब्रीच के लिए बहुत बड़ा फाइन है उनके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को ये निश्चिंत हो जाना है कि उसका व्यक्तिगत डेटा बुरी तरह से सुरक्षित है। हम कुछ हेल्पलाइंस आपको रिमाइंड करा देते हैं संक्षेप में, जैसा चंद्र प्रकाश जी ने आपको बताया था। सबसे अहम है, अगर साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ कोई भी मामला है तो आप cybercrime.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। दूसरा, राजकॉप सिटीजन ऐप जो कि राजस्थान पुलिस का ऐप है, इस ऐप पर जाकर भी आप मदद मांग सकते हैं। पुलिस कंट्रोल रूम 100 नंबर 112 भी अगर आप डायल करेंगे तो भी आपकी मदद हो जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे सोशल मीडिया के ऐप्स हैं जो कि भारत सरकार के हैं, उनको भी आपको जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। बहुत सारे विषय हैं साइबर क्राइम से जुड़े हुए जिनको आधे घंटे में समाप्त करना बहुत मुश्किल है। चंद्र प्रकाश जी, आपने बहुत ही अहम जानकारी हमारे दर्शकों के लिए साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम तो बस यही कहेंगे कि साइबर क्राइम के लिए आपको सजग रहना है, सतर्कता और सावधानी में ही समझदारी है। आज के प्रोग्राम में कानून की बात में बस इतना ही। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।